जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास के अंदर हम जीके, जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमें भेजे हैं रोशन कुमार, स्टूडेंट का नाम है। थैंक यू रोशन, ये पीडीएफ हम सबके साथ शेयर करने के लिए। चलो हम सभी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतवर्ष कौन से सन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, बताएंगे आप? तो देखो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट यानी कि 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नज़र आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना और बनाए रखना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हुआ। भारत की बात की जाए तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। तो ये नोट कर लेंगे, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ, ठीक है। और हस्ताक्षर कब किए? 26 जून 1945 को, ठीक है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं, आपको पता है। ये इनमें से कोई 3 नाम देके चौथा कुछ और अलग नाम दे देगा और आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है आपको पता होना चाहिए, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय मौजूद हैं। 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे जो कि है हिस्ट्री का। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियानों के समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था दक्कन युद्ध अभियानों के समय? एक ऑप्शन और है, मैं आपको देती हूँ। उलुग खां भी ऑप्शन के अंदर है, मलिक काफूर ऑप्शन में है, और मुल्क मुल्तानी और नुसरत खां। ऑप्शन आंसर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल मलिक काफूर, थर्ड आंसर आपके सामने आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मलिक काफूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश की अवधि देख सकते हैं 1290 से 1320 के बीच में। इसमें तुगलक वंश और लोधी वंश की भी इम्पॉर्टेंट है, ये अवधि भी आप नोट कर सकते हैं। 320 से 1414 और 1451 से 1526 लोधी वंश, ठीक है। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की, कौन से साम्राज्य की स्थापना की, बताएंगे? तो ऑप्शन राइट आपके सामने आ चुका है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी, ठीक है। यह इतिहास में सबसे बड़ा प्रसारित भूमि का साम्राज्य था, ठीक है, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन की बात करें तो 1206 में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था और ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे चंगेज खान, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य काल क्या है? 1 AM निद्रा के बाद उठने का समय, निद्रा का समय, संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके सामने आ चुका है। संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह संसदीय सत्र के शुरुआत और प्रश्नकाल के बीच का समय अंतराल होता है। यह दोपहर के ठीक 12 बजे शुरू होता है, इसको नोट करेंगे, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। यह भारतीय संसद द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक नवीन तरीका है। इस समय में सदस्य राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं, मतलब जो राष्ट्र के विकास में योगदान दें, ऐसे मुद्दों को इसमें उठाया जाता है। शून्यकाल की जो समय अवधि है वो आधा घंटा यानी 30 मिनट की होती है। बात की जाए राज्यसभा में, कार्यवाही जो है शून्यकाल से शुरू होती है, मतलब वर्क जो है, क्या काम होगा, वो शून्यकाल के बाद शुरू होता है राज्यसभा में।
और लोकसभा की जो कार्यवाही होती है वो प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल से शुरू होती है। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहरमपुर का जो क्लर्क का एग्ज़ाम रहा था उसके क्वेश्चन है। जीके, जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर डिस्कस करेंगे आज हम। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको पता ही है, राष्ट्रीय फूल कमल है भारत का, तो नोट कर लेंगे कमल को। कितना इजी क्वेश्चन आया था देख लीजिए आप। अब धीरे धीरे जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो नूसीफेरा गर्टन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा आपको पता ही है, तिरंगा है धर्म चक्र के साथ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जनगण मन के रचयिता बताएं जल्दी से। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछे जाते हैं, बताएं जल्दी से। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं इनको। ठीक है, राज्य का प्रतीक सारनाथ शेर अशोक की राजधानी से लिया गया है, सारनाथ का जो स्तंभ है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है, पावो क्रिस्टेस बोलते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में। राष्ट्रीय पशु पैंथर या जिसको हम बाघ बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सिद्धांत सत्यमेव जयते और आधिकारिक नाम जो है भारत का गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन के पास कैसा आवेश होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये इस टाइप से होता है, सबसे छोटा पदार्थ जिसको अन्य और टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जिसको हम कहते हैं परमाणु या एटम। ठीक है, परमाणु के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ऋणात्मक। कैसा चार्ज होता है इन पे? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर एक नाभिक होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें एक तो होता है प्रोटॉन, जिसको हम P से लिखते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन जिसको हम N से लिखते हैं। क्या है? न्यूट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, मतलब शून्य आवेश, या जिसको आप उदासीन बोल सकते हो, न्यूट्रल बोल सकते हो। इसके अलावा एक होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है जिसको हम धनात्मक आवेश बोलते हैं। आवेश के बारे में किसने बताया था? याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया था। ठीक है, फ्रैंकलिन, आवेश के बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और यहाँ पे जो परमाणु का मॉडल दिया वो डाल्टन ने दिया। थॉमसन ने भी परमाणु का एक सिद्धांत जो है दिया था। काफ़ी सारे उसमें वैज्ञानिक आए थे, वो हम आगे देखेंगे, कोई टॉपिक वाइज क्लास रहेगी उसमें। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, आवेश की खोज किसने की थी? परमाणु के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आवेश के बारे में पूरा किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। उससे पहले यहाँ पे देखो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पर प्रोटॉन की बात करें, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने किया था। ध्यान रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज की बात की जाए तो गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, ऐसा आ गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, रदरफोर्ड दिया गया है, तो वहाँ पे आप रदरफोर्ड को भी राइट टिक कर सकते हैं। बट अगर ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन दिया है, फिर रदरफोर्ड भी दिया है और पूछा है क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो वहाँ पहला आपको राइट जवाब गोल्डस्टीन करना है। ठीक है, और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। एनोड किरणों के प्रयोग से एक प्रोटॉन प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान है। जो सेल वाला चैप्टर आप साइंस के अंदर पढ़ते हो, शायद 9th या 10th क्लास में, उसके अंदर आपने देखा होगा। यह धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है। इसमें एक नाभिक होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इस पर जो आवेश होता है ये यहाँ पे दिया गया है, इसका भार दिया गया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी के नाम से है, तरुणा डिफेंस अकेडमी के नाम से ज्वाइन कर लेना।
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होते हैं, उदासीन न्यूट्रल होता है ये। रेडियोधर्मिता की जो घटना है उससे न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। इसके द्रव्यमान की बात की जाए या इसके भार की बात की जाए, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो। और इसके अंदर एक नाभिक होता है, ये आपको पता है, न्यूक्लियस। नाभिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलो इतना जो आपके इंपॉर्टेंट रहता है वही बताती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का नाम अगर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, तो स्टोनी ने दिया। किसने दिया? स्टोनी ने। और कैथोड किरणों से जो के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड रेज जो होती हैं, किरणें जो होती हैं, इनसे एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, तो ये भी अगर बहुत ही अगर थोड़ा हार्ड लेवल का बनाए तो भले ही पूछ सकते हैं आपसे। द्रव्यमान इसका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 9.1×10⁻⁻31। ठीक है, या इस पे आवेश देखें तो इसका आवेश भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस में ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट दिया हुआ है, मीथेन। ठीक है, मीथेन CH4, बायोगैस में भी इसका यूज़ लेते हैं। ओके, देखिए प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पूछा जाए तो मीथेन होती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस जो है गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, जिसमें 85% मीथेन होती है। ऑलमोस्ट बताया है ये। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मार्श गैस के रूप में किसको जाना जाता है? तो मीथेन को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लगाओ, इस पर इंपॉर्टेंट लगाओ। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG में भी मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, जो कि 95% तक होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। अपेक्षाकृत अप्रवाही हाइड्रोकार्बन है यह, और इसके लगभग पूर्ण दहन को करना संभव बनता है। यह ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई यहाँ पे। पृथ्वी के वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रख लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन इसके अंदर शामिल है। नोट कर लिया। मीथेन यानी कि CH4 का उपयोग प्रिंटर की जो शाही होती है, मिथाइल अल्कोहल के निर्माण में और प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। कौन सी गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे एसिटिलीन आपका राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन। एसिटिलीन गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए, जो इम्पोर्टेंट रहता है वो यहाँ पे हम बताते जाते हैं। तो हीलियम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हीलियम गैस से, ये एक नोबल गैस आपको पता है, अक्रिय गैस होती है। इसका उपयोग गुब्बारे में हवा के लिए किया जाता है और अन्य हल्के विमान के उड़ान के लिए भी किया जाता है। इथेन का उपयोग एथिलीन के उत्पाद के लिए भी किया जाता है। इथेन के उपयोग की बात की है तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस यहाँ पे भरी जाती है, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें, क्योंकि ये हल्की होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। वायुयान में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी यूज़ करने लगे हैं वायुयान में तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड का कारण क्या है? कवक, वायरस, प्रोटोजोआ या जीवाणु? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है टाइफाइड का कारण। इसका नाम भी पूछा जाता है, अगर थोड़ा टफ बनाना चाहे पेपर तो इसका नाम याद रख लेंगे, सोल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। देखो टाइफाइड नाम ही टाइफाइड है, तो यहाँ पे टाइफी से याद रख लेना, टाइफाइड टाइफी। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम भी क्या हो गया? टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। वायरस को दूषित भोजन या पानी में जीवाणु के पीने या खाने के कारण अंतःग्रहण द्वारा होता है। ये साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए। ठीक है, जीवाणु की, विषाणु की, कवक और इन सब की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, अगर इनसे क्वेश्चन बनना चाहे तो बन सकते हैं। NA के जो नर्सिंग असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। देखो जीवाणु, बैक्टीरिया, इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, लुई पॉस्चर ने रेबीज के टीके और दूध के पौष्टिकीकरण की
खोज की थी? किसने? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका वाला ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान देंगे। एनाबाइना और नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं। ये दो बैक्टीरिया हैं, ये वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में स्थिर करते हैं ताकि जो पौधे को पोषण मिल सके, ठीक है। हेजा, कुष्ठ और तपेदिक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। हेजा जो रोग है, कुष्ठ रोग है, तपेदिक रोग है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवोन विस्की ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है कई बार। वायरस जीवित और निर्जीव जीवों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है। ये एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि जीवित यानी कि सजीव और निर्जीव जीवों के मध्य की कड़ी किसको कहा जाता है? तो इसके मध्य की कड़ी वायरस यानी कि विषाणु को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। कवक, क्लोरोफिल कम केंद्रीय वाहक, टेसुएलस, हेलोफाइट, ये सभी क्या हैं? कवक हैं। फफूंद के कारण खुजली और दमा इस टाइप के रोग हो सकते हैं, ठीक है। फफूंद के कारण खुजली, दमा, दाद ये सब टाइप के रोग हो सकते हैं। दस्त और ल्यूकेमिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। ल्यूकेमिया का पूछा जाता है कई बार, किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक केचुए का शरीर जो है चिकना होता है, खंडित होता है, संयुक्त नेत्र होते हैं, जोड़े में पैर होते हैं, तो ये खंडित होता है। क्या होता है? खंडित होता है केचुए का जो शरीर होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को हम राइट कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, केचुआ जो है फाइलम एनेलिडा की श्रेणी में आता है। ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, चलिए सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो, जब भी लास्ट में 5 वाला जो पद आए उसकी स्क्वायर करने का एक सीधा तरीका होता है कि ये वाला जो पद है इसकी स्क्वायर कर दो। क्या? 5 की स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ पे क्या है? 6। इसको इसकी जस्ट बड़ी संख्या यानी कि 7 से गुणा कर देंगे तो 6 7 42। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 5 की स्क्वायर 25 और 6 से 1 ज़्यादा यानी 7, 7 की स्क्वायर की 42, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना दहाई का पोर्शन आपको रखना है, ठीक है। 2 पोर्शन, ठीक है। चलिए 4225 यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। देख लेते हैं एक बार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 9 16 25। देखो, 2 की स्क्वायर करते हैं 4, 3 की स्क्वायर करते हैं 9, 4 की स्क्वायर करते हैं 16, 5 की स्क्वायर करते हैं 25। अब 6 की स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। तो हाँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, 4 की। वहाँ ये कहानी मत लिखना एग्ज़ाम में जाके, टाइम कम होता है। अभी आप सीधा ही समझ गए, मैंने तो बस समझाने के लिए बताया कि कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं जिनको नहीं समझ में आए, इसलिए वहाँ पे आप डायरेक्ट करोगे 6 की स्क्वायर 36। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको काट दो ऐसे ही है। राम अपनी कुल कमाई का 50% खर्च करता है। यदि वह 2000 खर्च करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। माना उसकी कमाई x है, x का 50% का मतलब बटे में 100 खर्च कर दिया। कितना खर्च किया? 2000, तो बराबर में क्या ले लिया? 2000। 0 से 50 दूनी 100 डायरेक्ट काट दो, तो x गुणा 2 हो गया, x गुणा 1/2 हो गया, और बराबर में क्या है? 2000। अब ये 2 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2000 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? ये 4000, ठीक है, 4000। चलिए नेक्स्ट, ये आंसर आ चुका है। ये क्या? -7 की स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन इतने इजी भी आते हैं एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। 7 की स्क्वायर वही 49 होती है, और स्क्वायर करते ही जो अगर माइनस हो तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। 49 आपका राइट आंसर होगा। अब ये माइनस का 49 मत करके आ जाना। अगर जो नए स्टूडेंट ऐसे ही बिना पढ़े चले जाते हैं वो सोचेंगे कि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, बट माइनस नहीं आता, स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट है, मैंने भी ये किया है। ये मत करके आ जाना, माइनस वाला मत करके आ जाना कहीं, स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ने तो 80,000 रुपये निवेश किए, एक ने 60,000 रुपये निवेश किए, एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ का अनुपात ज्ञात करना है, एक वर्ष के अंत में। तो मतलब एक वर्ष दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो उसके गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काटो इसको। 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसको 2 से काट दो, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4:3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मूलधन रुपए कितना है, 3,000 का 2 वर्ष के लिए ब्याज 5% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको पता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र मैंने आपको बताया है, PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बताया हुआ है। मूलधन की जगह मान क्या है आपके पास, 3,000, R 5% है और समय 2 वर्ष है, बटे में 100 आपको निकालना है ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5 दूनी 10 और 30 यहाँ पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3,000 ये सॉरी 300, कितना आ जाएगा आपके पास, 300 रुपये इसका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई थी, 30 यहाँ पे था, 5 दूनी 10, 10 को 30 से गुणा किया, 300 रुपये। 300 रुपये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर तार है, ये क्या है, 1 मीटर तार है, मतलब परिधि, परिधि कितनी है, परिधि यानी पैरामीटर, पैरामीटर कितना है, 1 मीटर। अब आपको पैरामीटर का सूत्र मैंने बताया हुआ है, 2πr बराबर कितना है, 1 मीटर। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, पता नहीं आपको, बराबर 1, ये मीटर में अभी ध्यान रखेंगे। ओके, अब आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आर को इधर रखो, 7 उधर चला गया, 7 1 से गुणा हुआ, 7 एकम 7, और 22 को 2 से गुणा किया, 44, 44 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ जाएगा, 7/44 मीटर में है अभी ये। यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो क्या काम करो, अभी इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700, और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करते हैं, नो डाउट। ये आर का मान आपके पास आ गया। अब आपको क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल का πr² होता है, वर्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर की स्क्वायर यानी आर को 2 बार लिखना है, 700/44 और 700/44, 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। काट लो, 7 को इससे काटेंगे, 100 आया यहाँ पे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, इस 2 को काट लेते हैं इससे, 2 एकम 2, और इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा ये, 50। अब इसको गुणा कर देंगे, 7 5 35, 1 2, 2 जीरो तो ये वाली, 1 जीरो ये वाली, 3 जीरो इसके आगे आ गई, बटे में 44। अब 44 का जब तुम 3500 के अंदर भाग देते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है 4th वाला। ठीक है, ये भाग दे लेना, तो आपके पास ये राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये बात भी ध्यान रखनी है, या तो इसको आप लिखो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर 450 रुपये में बेच दिया। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य जब भी आपको ज्ञात करना हो, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिखोगे विक्रय मूल्य। क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य। इसको गुणा करोगे आप, ऊपर तो 100 और नीचे 100 माइनस या प्लस जो भी हानि लाभ आपको हुआ है, यहाँ पे क्या हुई, आपको हानि हुई है तो हानि, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य कितना है, 450 गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि, 100 में से हानि 10 है, यहाँ 10 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 90। 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 5 45, 5 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 500, 500 रुपये आ गया आपके पास। ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। एक बार देख लें, क्या फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, एलसीएम 84 है, तो दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याएं मान लेते हैं, इसमें हम 3x और 4x के अनुपात में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौके 12x। ठीक है, एलसीएम देखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम ये आ गया। इसने क्या दिया हुआ, एलसीएम 84, x का मान निकालना है तो 84/12, इसको हम काट लेते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए
12 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाता है, 7 बार, तो 7 आ गया हमारा x का मान। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी, बड़ा अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 को 7 से गुणा कर लो, 7 चौके 28। छोटी संख्या पूछे, ये आपका राइट आंसर हो गया। छोटी पूछे तो छोटा अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 को 7 से गुणा कर लो, 7 या 21। छोटी संख्या तो ये सॉरी 21 है, 7 या 21, छोटी संख्या ये आ गई, बड़ी संख्या ये आ गई। ये आपका राइट आंसर देखते हैं, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18, 45 और 72 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। देखो इनका सबसे पहले तो जो है गुणनखंड कर लो, यहाँ पे किया हुआ, ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और किसी को नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। चलो 2 से करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार, ठीक है। फिर क्या है 45, इसका सबसे पहले 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं है। 72 का कर लो, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, वापस 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, वापस 2 निमे 18, 3 3 9, 3 एकम 3, डिवाइड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 इसमें कॉमन है, 3 3 इसमें कॉमन है, 3 3 इसमें कॉमन है, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9, 9 यहाँ पे कॉमन फैक्टर रहेगा। महत्तम समापत्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही है, इससे ज़्यादा और कुछ कॉमन इसमें नहीं आने वाला, तो ऑप्शन राइट करो सेकंड, ठीक है। चलो फटाफट से, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये बहरामपुर कलर का पेपर था तो इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी शामिल हैं। किस तरह की मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों तरह की होती है? क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे होगा रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ओके। रोम स्थिर और नॉन वॉलेटाइल दोनों टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है, इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रैम की बात करें, RAM की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब देखो रोम की खास बात क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल यानी कि अपरिवर्तनशील है, और बिजली बंद होने के बाद भी इसकी जानकारी सुरक्षित रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर में एक खोल रखा है तो इसका सारा डाटा उड़ जाएगा, लाइट जाते है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM क्या है, रैम एक रीड और राइट मेमोरी होती है। CPU किसी भी समय रैम में संग्रहित जानकारी को बदल सकता है। इसके अलावा रैम वोलेटाइल यानी परिवर्तनशील यानी चेंज होने वाली मेमोरी है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस पूछा जाता है, बायोस क्या होता है, बायोस तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पूरा नाम इसका याद रखेंगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बायोस जो है एक फर्मवेयर तकनीक है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक कनेक्टेड नेटवर्क बनाता है और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आविष्कार की बात करें तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी आविष्कार किया था 1989 ईस्वी में। देखो इंटरनेट का थोड़ा सा ही देखें, एक कार्यालय में कंप्यूटर लेन का पूरा नाम पूछा गया था एक बार एग्जाम में, जो कि SSC का एग्जाम था। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर कार्यालय का उपयोग इस नेटवर्क के अंदर किया जाता है, लैन में, ठीक है। और विभिन्न संस्थानों में कंप्यूटर वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये दोनों नेटवर्क सिस्टम सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है, इनका उपयोग सीमित होता है, मतलब जिसके पास जो है ये एक तो इस क्षेत्र में आते हैं, जो स्मॉल एरिया रहता है उस एरिया में आए और इस पे पासवर्ड वगैरह रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समयावधि के प्रवाह के लगभग समान किसके द्वारा लेती है? तो ये रैंडम एक्सेस के द्वारा होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे हम आपके सामने, क्या है देखिए, ये जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप वहाँ पे देख पाएँ। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूरा नाम बताएंगे फटाफट,
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा हमेशा सपोर्ट करने के लिए। क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।